अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म द वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारे लेक्चर्स आ रहे थे वो एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटिव आ रहे थे, उसको हम कवर अप कर रहे थे और साथ साथ हम जो है अब कॉस्ट अकाउंटिंग को भी कवर अप करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो इसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बन सकती है और बहुत, लेकिन अगर हम इसको इन शॉर्ट देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, उनकी हम मेजर जो कॉस्ट हमारे पास आती है कि उसको एक चीज़ को प्रॉपर प्रोसेस करने के बाद स्टार्ट से लेके उसके एंड पॉइंट तक जितनी हमारे पास कॉस्ट आती है, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम चैप्टर नंबर 5 करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से लाजमी 2 से 3 सवाल पेपर के अंदर लाजमी हमारे पास आते हैं। यानी कि अगर हम इस चैप्टर को क्लियर अप कर लें, इस चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम अपने माइंड में बिठा लें और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, तो हमारा एग्ज़ाम्स के मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसके अंदर से हमारे 40 नंबर्स जो हैं वो बहुत इजीली हमारे कवर अप हो जाएंगे। और ये चैप्टर कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा चैप्टर है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीजीएस है जी, सीजीएस के अंदर एक तो इसके 2 फॉर्मेट बनाए जाते हैं, दो इसके अंदर चीज़ें हम बनाते हैं। एक हमारे पास होता है सीजीएस का फॉर्मेट होता है, एक सीजीएस का फॉर्मेट होता है इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मेट बनता है वो बनता है जी इनकम स्टेटमेंट। 2 फॉर्मेट इसके अंदर हमारे पास आते हैं, एक सीजीएस का और एक इनकम स्टेटमेंट का। दोनों फॉर्मेट मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से बनते हैं और किस तरह से इनको सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना लाजमी है। फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, जैसे कोई ग्लास बनाते हैं या कोई खिलौना बनाते हैं, या मतलब ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक होती हैं। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम उस चीज़ को नहीं बना सकते। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए। अगर हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा किसी चीज़ को बनाने के लिए तो हम क्या चीज़ बनाएंगे? सेकंड नंबर पे हमारे पास लेबर होनी चाहिए, लेबर हमारे पास होनी चाहिए जी। अगर हमारे पास मटेरियल भी पड़ा हुआ है और हमारे पास डायरेक्ट लेबर नहीं है तो हम उसको बना ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है हमारे पास एफओएच। एफओएच कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं, लाइट के, बिजली के और इस तरह के जितने भी खर्चे होते हैं, उसकी ज़मीन, उसका रेंट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फैक्ट्री के अंदर आती हैं, एफओएच के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट लेबर और एफओएच को, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ में ताकि याद रहे, कन्वर्जन कॉस्ट। ये हमारे पास क्या बन जाती है? कन्वर्जन कॉस्ट। अगर हम डायरेक्ट लेबर और एफओएच को कंबाइन कर लें तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है। और अगर हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को, इन दोनों की कॉस्ट को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि इनके स्केच वगैरह देखते हैं कि इनके स्केच किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्केच आता है वो हम सीजीएस का आता है। सीजीएस का जो प्रॉपर स्केच है वो हमारे पास क्या आता है, जब हम किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम्स के अंदर सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर जो स्केच बनेगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले हमने बिजनेस नेम लिखना है, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद हमारे पास डेट आ जाती है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है एग्जाम्स के अंदर तो आपने लाजमी इन 3 चीज़ों को लाजमी आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जी, ओपनिंग मटेरियल। ये फॉर्मेट है इसका एक कंप्लीट, जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा अभी 1 बाय 1 करके। इस फॉर्मेट को आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको बार बार लिखना है आपने, ताकि ये आप
ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद हो जाए और इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आती है, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग मटेरियल की जो वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है, ट्रिपल एक्स के नाम से मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सेकंड पे हमारे पास आता है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज की जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। ये हमारे पास होता है आउटर कॉलम, ये होता है हमारे पास इनर कॉलम, ठीक है। अभी इनर कॉलम के अंदर क्यों लिखी है मैंने वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम मटेरियल परचेज़ करते हैं तो इसके बाद हमें उसका किराया देना पड़ता है, उस पर कुछ ड्यूटी लगती है, तो कुछ खर्चा वगैरह उसके ऊपर लगता है। जो हमारे पास फ्रेट, ड्यूटी, कैरिजिन उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा वो भी हम इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल परचेज़, या जितना भी हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ किया होगा या हमारे पास मटेरियल रिटर्न होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो है हम मटेरियल परचेज़ की वैल्यू के अंदर हमने फ्रेट, ड्यूटी, कैरिजिन इनको ऐड कर देना है, और जो मटेरियल रिटर्न होगा हमारे पास इसको लेस कर देना है, ठीक है। मटेरियल परचेज़ इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और इसको लेस करेंगे, तो जो हम वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। वो हमारे पास किस नाम से आएगी, नेट मटेरियल परचेज़ के नाम से। नेट मटेरियल परचेज़ के नाम से वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने ओपनिंग मटेरियल और नेट मटेरियल परचेज़ को जब हम ऐड करेंगे, ओपनिंग मटेरियल और नेट मटेरियल परचेज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज़, डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज़। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में उसने क्लोजिंग मटेरियल दिया होगा वो हमने यहाँ पर लिखना है, और क्लोजिंग मटेरियल को हमने यहाँ पे लेस कर देना है डायरेक्ट मटेरियल यूज़ में से। इस वैल्यू में से इसको लेस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर लिखना है, उसका नाम हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज़। अब इसके अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन अप दी होगी, तो वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है इसको हमने प्लस करना है, इस वैल्यू में इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने FOH यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि FOH क्या होता है, तो FOH की जो वैल्यू होगी ये भी हमने प्लस कर लेनी है, और ये बुक के अंदर गिवन होगी, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। और प्राइम कॉस्ट के अंदर FOH कॉस्ट को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चर कॉस्ट, ठीक है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चर कॉस्ट आएगा। अब हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चर कॉस्ट के अंदर क्या करना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो करंट मैन्युफैक्चर कॉस्ट के अंदर जब हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे, जब इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर हमारे पास आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर के अंदर से हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो होगा हमारे पास, इसको हम लेस कर देंगे, इस वैल्यू में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट इसके अंदर जब हम ओपनिंग वैल्यू फिनिश गुड्स ये ऐड कर देंगे, जब इसके अंदर ओपनिंग वैल्यू फिनिश गुड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। अब इसके अंदर से हमने क्लोजिंग वैल्यू फिनिश गुड्स लेस कर देनी है, जब इसके अंदर से हम ये वैल्यू लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS, ये हमारे पास CGS आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट, CGS का कंप्लीट फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सेकंड हमने बनाना था जी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो होता है वो ये होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल, जितनी हम लोगों ने सेल की होती है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, सेल को हम लिखते हैं। फिर उसके बाद CGS, जितना हम लोगों ने लास्ट, इस देखें CGS के फॉर्मेट के अंदर जो हमने CGS निकाला होता है, ठीक है, ये जो CGS हमने निकाला हुआ था ये वाला, इस CGS को हमने यहाँ पे फिल करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे हम। और सेल में से जब हम CGS को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम लेस कर देंगे। अब ये जो खर्चे होते हैं ये हमारे पास कितनी तरह के आते हैं, इसके अंदर मार्केटिंग, एडमिन,
और काफ़ी तरह के हमारे पास खर्चे होते हैं। तो मेन जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो ये दो यूज़ होते हैं। और लेकिन जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे पास जो जैसे जैसे खर्चे आते जाएंगे वो हम यहाँ पे लिख ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हम लिख लेंगे। इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हम अंदर लिखेंगे इनर कॉलम के अंदर, ठीक है। जितने भी एक्सपेंस हमारे पास होते हैं बाद में इन वैल्यूज़ को एक साथ प्लस करके तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को प्लस करके तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इस वैल्यू जो होगी, ये जो हमारे पास आएगा, क्या नाम है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से जितने भी एक्सपेंस हमने ऐड किए होंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे उसका टोटल हम इसके अंदर से लेस कर देंगे। जब टोटल हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उसका नाम, उसको हम क्या नाम देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम देंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसके अंदर से जब हम इंटरेस्ट इनकम लेस करते हैं, ये भी उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन दी होगी, इंटरेस्ट इनकम जब हम लेस करेंगे इसके अंदर से तो हमारे पास क्या आएगा, नेट इनकम बिफोर टैक्स। नेट इनकम बिफोर टैक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेट इनकम बिफोर टैक्स के अंदर से हम लोगों ने क्या चीज़ लेस करनी है, टैक्स इनकम। जब हम इसके अंदर से लेस कर देंगे, ये भी क्वेश्चन के अंदर उसने गिवन दी होगी, टैक्स इनकम जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। नेट इनकम आफ्टर टैक्स, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट होगी, ठीक है जी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर दूं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने आपको बता दी है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम हम कहते हैं CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGS का जो चैप्टर है हमारे पास, उसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें बनानी होती हैं। एक हमने CGS का फॉर्मेट बनाना होता है और एक फॉर्मेट इसके अंदर हमने बनाना होता है इनकम स्टेटमेंट का। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि आपको वो खाली इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मांग ले आपसे, डाटा आपको प्रोवाइड करके, या आपसे CGS का फॉर्मेट मांग ले, या आपसे दोनों फॉर्मेट वो रिक्वायर्ड कर ले, तो ये उसके ऊपर है अब, ठीक है। इसके अंदर बेसिक हम लोगों ने ये दो इसके अंदर फॉर्मेट बनाने होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट का और ये CGS का, और एक इनकम स्टेटमेंट का। इसके बाद हमारे पास हमने देख लिया कि किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो हमारे पास उसके लिए बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। बेसिक चीज़ें हमारे पास सिर्फ 3 होती हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। जब हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट आ जाती है। और जब हम डायरेक्ट लेबर और FOH को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने इसका फॉर्मेट बना लिया है, तो आप लोगों ने अब इसका CGS और इनकम स्टेटमेंट जो है इसके फॉर्मेट को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है और इसकी बार बार लिख कर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो ये फॉर्मेट है ये अच्छे तरीके से याद हो जाए और इसकी अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारों को 1 बाय 1 सॉल्व आउट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।